नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूँ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में हम आपकी कानूनी उलझनों के मुताल्लिक़ बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद रहते हैं एक सीनियर एडवोकेट, एक सीनियर वकील, जो कि आपकी कानूनी उलझनों के बारे में राय मशवरा देते हैं। उसके बाद आप अपने करीब में जो भी वकील हैं या आपके जो अपने वकील जो आपने अपॉइंट किए हैं, उनसे आप तफसीली मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हम आपका सबसे पहले तारुफ करवाते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर वकील एडवोकेट अजहर आलम साहब। अजहर आलम साहब, न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आपका जी जी बिल्कुल। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज भी हम अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम बात करेंगे किराएदार और मकान मालिक के ताल्लुक़ से, यानी न्यू मॉडल टेनेंसी एक्ट के ताल्लुक़ से। आखिर ये एक्ट क्या है, क्या कुछ इसमें सहूलतें दी गई हैं? क्योंकि लगातार हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी, बहुत सारे सवाल, मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात चाहते हैं। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम वकील साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर न्यू मॉडल टेनेंसी एक्ट है क्या? जी है ना साहब, ये न्यू मॉडल टेनेंसी एक्ट ये 2 जून 2021 को लॉन्च हुआ है। और इसमें एक्ट तो पहले भी थे, टेनेंसी एक्ट, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब ये है कि अगर आप रेसिडेंस के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको यू हैव टू डिपॉजिट 2 मंथ्स रेंट, और अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आपको 6 महीने की उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी जी। और पहले लोग क्या करते थे, अपने मकान देते थे लेकिन सिंपल पेपर पे एग्रीमेंट करा लेते थे। अब ये कर दिया गया है कि इसमें यू हैव टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट्स, और वो जब आप रजिस्टर करेंगे तो उसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा आपको जी। उससे ये होगा कि फलाने आदमी, जैसे हम मालिक है अपनी प्रॉपर्टी के और हमने किसी को अपना मकान रेंट पे दिया जी, तो उसके सारे रिकॉर्ड्स वो रहेंगे, और ये कोई भी ऑनलाइन चेक कर सकता है कि इसका मालिक कौन है, टेनेंट कौन है। उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। जब दोनों पार्टीज एग्रीड हो जाती हैं, इसमें कोर्ट फीस आपको देनी पड़ेगी। जब आप रजिस्टर कराने जाएंगे तो जो भी रेंट फिक्स होगा उस पर यू हैव टू पे द कोर्ट फीस। ये न्यू टेनेंसी है। इसमें कुछ चीज़ें में लोग ये ऑब्जेक्शन था कि जैसे अब ये कहा कि भाई आपको टेनेंसी एग्रीमेंट आप बनाएंगे तो आपको आधार नंबर से कनेक्ट करना होगा जी। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिस पे अभी सवाल उठ रहे हैं जी जी। ये तो अब जब प्रैक्टिकल शुरू होगा, जो इम्प्लीमेंट होगा, तब इस पे देखते हैं कि क्या क्या इसमें खामियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं। ऐसे दोनों के देखते हुए, दोनों का इंटरेस्ट देखते हुए ही दोनों पार्टीज के ये टेनेंसी मॉडल बनाया गया है। जी, आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमारे नाज़रीन तक इस एक्ट को पहुंचाया है। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे वकील साहब के इस एक्ट को कितना ज़रूरी आप, क्योंकि आपका इतना लंबा जो है वो करियर रहा है, तो इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे और ख़ास तौर पर मेट्रो सिटीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मकान मालिक और किराएदार के माबैन झगड़ा आम बात हो गई है। ये एक्ट कितना मौसर साबित हो सकता है? नहीं, इससे ये है कि पहले भी जो एग्रीमेंट होते थे उसमें ये होता था, कभी अभी आपको जो पीरियड्स हैं उसमें टेनेंट मकान खाली नहीं करते थे। रेंट एक्ट पहले भी थे कि लोग कोर्ट में जाते थे, बाकायदा रेंट कंट्रोलर स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए थे, वहाँ केस आप फाइल कीजिए। अगर टेनेंट आपको रेंट नहीं टाइम से दे रहा है, अगर डिफ़ॉल्ट हो रहा है, जो एग्रीमेंट में है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप कोर्ट जाते थे, कोर्ट जो डायरेक्शन देती थी उस हिसाब से होता था। अभी भी वैसा ही है। दोनों को बाउंड क्या है, दोनों की जिम्मेदारी ये है कि भाई अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे दे रहे हैं तो ये किराएदार की भी ड्यूटी है कि आपकी प्रॉपर्टी की देखभाल करे, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा डैमेज कर दे। छोटे मोटे जो भी खर्चे हैं, जो भी इंटीरियर्स के हैं, टेनेंट्स हैव टू बेयर द एक्सपेंसेस। अगर कोई बल्ब खराब हो गया है, कोई
नल खराब हो गया बहुत है। ज़रूरी बात आपने बताई। जी जी, तो ये चीज़ें टेनेंट को दी गई। हाँ, मेजर जहाँ ज़रूरत है कि अगर मकान मालिक प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, वाइट वॉशिंग करानी है, तो ये जी मकान मालिक कराएंगे। जी इसी बिल्कुल। तरह से कॉमर्शियल का भी है। जी जी अगर कॉमर्शियल आप दे रहे हैं तो उसमें आपको 6 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी है, जी और अगर रेजिडेंशियल है तो 2 महीने की सिक्योरिटी। जी वकील दैट इज साहब, इस सब्जेक्ट बारे टू। में भी हम तफसीली बातचीत आपसे जारी रखेंगे। फिलहाल हम अपने जी कॉलर की बात सुनना चाहेंगे। चलिए अपने पहले कॉलर से बात करेंगे। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और सवाल करिए सर। मेरा नाम मंजूर अहमद, मैं कश्मीर श्रीनगर से हूँ। जी बताइए। सर से मुझे बात करनी है, ये जो सर बैंक वाले लोन देते हैं, फिर गारंटर लेते हैं एम्प्लॉय कोई, तो उसके बाद जब वो डिफॉल्टर होते हैं वो बैंक वाले। सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई दे रही है, ज़रा बोल्डली बोले। सर ये जो बैंक वाले, जैन के बैंक वाले हैं, कोई भी बैंक है, किसी कस्टमर को सर लोन अप्लाई करते हैं किसी भी कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। हेलो। जी जी नहीं, तो सर उसके बाद वो आवाज़ आपकी एक क्लियर नहीं एम्प्लॉय है। जी जरा वकील क्लियर साहब, बोलिए। मैं इनका सवाल दोहराऊंगी ज़रा। एक बार जी। फिर से आप अपना सवाल करिए। जी बेहतर। जी जी मैम। हेलो जी, बैंक वाले लोन जो है। मैम, जब बैंक वाले किसी को लोन अप्लाई करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो या बेरोजगार हो, किसी कारोबार के लिए लोन लेता है, जी तो उसके बाद वो किसी बैंक वाले को एम्प्लॉय के लिए बोलते हैं गारंटर लेके आओ। तो मैम उसके बाद तो जब वो डिफॉल्टर होता है तो मैम उसके बाद उसको वो बिना पूछे पाछे, जब वो कोई मुलाजिम होता है या कुछ होता है सर, उसको वो तनख्वाह काटते हैं बिना इन्फॉर्मेशन किए हुए। सर अब मैं सर से जानना चाहता हूँ, अगर कोई मुलाजिम गारंटर होगा किसी, चाहे एम्प्लॉय हो या बेरोजगार हो, तो वो जो गारंटर होता है एम्प्लॉय, तो वो अपनी गारंटी वापस ले सकते हैं, इससे कोई कानून है? बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो इनकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं है क्लियर ना साहब, नहीं है। इनका सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ जी बात कर रहे हैं, ये लोन की बात कर रहे हैं शायद। जी 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 उन्होंने जहाँ तक पूछा मैं समझ है। पा रहा हूँ। जी 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 बताएं। जी उन्होंने पूछा है, लोन डिफ़ॉल्टर हैं तो इस सिलसिले में बैंक कई बार इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है, तो वो कितना, उसके लिए क्या वो कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं, बैंक करता है तो कानूनी कार्रवाई। अगर आप डिफॉल्टर हैं तो बैंक विल गो टू द कोर्ट एंड फाइल। सिक्योरिटाइजेशन एक्ट में उसका अलग प्रावधान है उसके लिए, अगर आप डिफॉल्ट हो रहे हैं तब जी तो बहुत बिल विल फाइल शुक्रिया। केस अगेंस्ट यू जी जी बहुत and also give शुक्रिया। notice to the guarantor if there is guarantor who has signed the agreement. चलिए बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो। जी हेलो। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मैं शाकिर बात कर रहा हूँ मैडम, जी तेलंगाना से। जी 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 वकील साहब से मेरा एक सवाल है जी कि वालदा एक वसीयत करके गए थे बड़ी बहन के नाम पे, जी कि उनके नाम पे 4 एकड़ जमीन बड़ी बहन के नाम पे लिखे हैं, जी लेकिन अब बड़ी बहन दोनों भाइयों को देना नहीं चाह रही। जी हालांकि वालदा उनको गिफ्ट किए थे वकील साहब। नहीं, आपने दो तरह की बात की शाकिर साहब। आप कह रहे हैं पहले विल की बात भी कर रहे हैं और गिफ्ट की बात कर रहे हैं, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। वालदा अपनी हयात में बड़ी बहन को गिफ्ट किए कि दोनों बहनों को ये बांट देना। जी जी कोई पेपर तो या कागजी कार्रवाई हुई थी क्या इस सिलसिले में? वसीयत दे के गए थे, लेकिन वसीयत उन्हीं के पास है, बहन के पास। अब वकील के पास गए तो वकील साहब बोल रहे हैं कि वसीयत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी वकील साहब। नहीं, उसके लिए शाकिर साहब आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, क्योंकि अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास, आप जब केस करेंगे तो उनसे कहा जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास है वो प्रोड्यूस करें। अगर उन्होंने, वालदा ने विल किया था या गिफ्ट किया था, तो she will come appear before the court and she will bring that documents. समझ गए? जी बिल्कुल। और लेकिन आप शाकिर साहब पहले कोर्ट जाएंगे तब तो कोर्ट आपकी बात सुनेगी। जी वकील साहब बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। हेलो।
तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार वकील साहब भी मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं एडवोकेट अज़हर आलम साहब, और साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त है, जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। आप बाद में अपनी आवाज़ सुन सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, साथ ही साथ हमारा जो यूट्यूब का लिंक है वो भी आप देख सकते हैं, तब आप अपनी आवाज़ आराम से उस पर सुन सकते हैं। और इस वक्त जब हम बात करें तो फिर आप जो है सिर्फ और सिर्फ वकील साहब से अपना सवाल रखिए, मुख्तसर रखिए, और थोड़ी सी आवाज़ अपने जो वॉल्यूम है बिल्कुल टीवी का बंद रख दें। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम सर, अपना सवाल करिए, अपना नाम बताइए। हाँ जी, मैं कश्मीर से हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, अपना सवाल करिए जी, सर। बोले। मैं कश्मीर से हूँ। अपना सवाल करिए सर। वकील साहब से एक क्वेश्चन है जी, वो सुन रहे हैं। यहाँ हम लेते हैं लोन बैंक से। हाँ जी जी बोलिए, आवाज। जी जी जी, अभी आपने सवाल किया था और उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं अहमद दौरा हैदराबाद से। जी जी जी, हाल ही में मैंने एक मकान खरीदा है, जिसकी गिफ्ट रजिस्ट्री जो है ना हमारे मिसेस के नाम किया, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना ओनर के नाम पे आ रहा है। तो क्या मुझे वकील साहब से रहनुमाई मिल सकती है इस बारे में? वकील साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप मैं इनसे? क्वेश्चन नहीं समझ पाया, आप फिर से रिपीट करेंगे आप? जी, एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मैंने घर खरीदा हाल आपने ही कहा में। कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी कोई बेगम जी अपनी जी, हाँ, वाइफ के नाम से। वो गिफ्ट रजिस्ट्री मैंने मिसेस के नाम की, लेकिन जो ना जो हॉस्टल जो ओनर है प्रॉपर्टी टैक्स जो ना उनके नाम पे आ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में? बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपने प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं किया था या डॉक्यूमेंट्स नहीं देखा था आपने? हेलो वकील साहब, कॉल जो है वो कट चुकी है। उन्होंने जो बात सवाल किया है उसका जवाब चाहेंगे। जी जी, क्या जो क्वेश्चन था मैडम, आप ज़रा रिपीट कर दें। जी, सवाल ये था, टैक्स नहीं आ रहा है और घर ख़रीद लिया था, एहलिया के नाम घर उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स की शायद वो बात कर रहे हैं, वो नहीं आ रहा है। नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स तो उन्हें कॉर्पोरेशन ऑफिस जो भी उनके जुडिक्शन में आता वहाँ जाएं, वो अप्लाई करें अपने प्रॉपर्टी की डिटेल्स दे करके। जी जी, आजकल का प्रॉपर्टी टैक्स तो आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं खुद से। जी जी, बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। तो नाज़रीन, लगातार हमारा प्रोग्राम जो है सेल्फ एसेस कर सकते हैं आप अपनी प्रॉपर्टी, जो भी एरिया आपका है प्रॉपर्टी का, उसको एसेस करके आप फाइल कर सकते हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना सवाल करिए, नाम बताइए। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, इमरान मिर्जा। जी, मेरा सवाल ये था, जब हम किराए पे रेंट पे मकान देते हैं, दुकान देते हैं कोई भी चीज़, इसके अंदर हमारा क्या होता है कि हम पक्का एग्रीमेंट कराते हैं। तो पक्का एग्रीमेंट में अगर किराएदार डिफॉल्ट होता है, खाली नहीं करता टाइम पे, तो कितने दिन में मकान खाली जाता है कोर्ट से? कितना टाइम लगेगा कोर्ट में जाके? आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। पक्का एग्रीमेंट कराया है मकान का, पक्का एग्रीमेंट। जी जी, पक्का एग्रीमेंट में कितने दिन में मकान खाली होता है? पक्का एग्रीमेंट पे जितने साल का आपका एग्रीमेंट होगा, अगर 11 महीने का एग्रीमेंट है तो 11 महीने के बाद अगर टेनेंट रिन्यू की रिक्वेस्ट करता है तो आप फिर से नया एग्रीमेंट बना सकते हैं। जितने साल का एग्रीमेंट आपका है उस उतने दिन तक टेनेंट आपके प्रीमिसेस में रह सकता है। अगर वो एक्सपायर कर जाता है एग्रीमेंट का पीरियड, तो फिर वो रिन्यू की अगर रिक्वेस्ट करता है तो फिर आप एग्रीमेंट रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है जी जी वकील साहब, उम्मीद है कि उन तक आपकी बात जो है वो पहुंच गई होगी। और जिस तरह से हम इससे पहले बात कर रहे थे प्रॉपर्टी टैक्स के ताल्लुक से, जो हमारे एक नाज़रीन ने सवाल किया था, तो प्रॉपर्टी टैक्स के ताल्लुक से एक बार फिर से आपसे थोड़ी सी वजाहत चाहेंगे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए अब आज के हमारे जो भी सार्फिन हैं? मैडम, मैंने पहले भी कहा कि आजकल इतनी सहूलत हो गई है कि आपको ऑफिस के चक्कर भी नहीं लगाने हैं। हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप अपने, जैसे हम अगर दिल्ली में रह रहे हैं, हम
साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे आप जाएंगे, वहाँ ऑप्शंस आते हैं हर चीज़ के, प्रॉपर्टी टैक्स के भी आते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का आप खोल करके वहाँ सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स अपनी डाल सकते हैं कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, उसमें हाउस नंबर, खसरा नंबर, प्रॉपर्टी का जो एरिया है वो मेंशन करके वो ऑटोमेटिक एसेस करके आपके अमाउंट आ जाता है। आप ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं, ऑफिस जाके धक्के खाने की भी ज़रूरत नहीं है। जी जी, बहुत ही इजी कर दिया गया है सिस्टम। और आपको, हमें तो लगता है कि अब ये डिजिटल जो चीज़ें हो गई हैं उसका लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए। असल में मालूमात की कमी की वजह बिल्कुल से आपने ये सही होते हैं कहा लोग। कि जी जी बिल्कुल, कि मालूमात की कमी है और लोग जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ उन्हें लगती हैं, और शायद इसीलिए हम बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, उनको देखते हैं। और इसीलिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम है अपने तमाम नाज़रीन के लिए, ताकि वो अपने सवाल हमें कर सकते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, जाने माने वकील एडवोकेट अजहर आलम साहब। अजहर आलम साहब, हमारे पास कॉल का सिलसिला तो जारी है ही। यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस एक्ट के बाद, जो हम न्यू मॉडल टेनेंसी एक्ट की बात कर रहे हैं, इसके बाद रिपेयर और मेंटेनेंस के ताल्लुक से भी आपने काफ़ी वजाहत से बताया है। साथ ही साथ जो ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, उसमें कितना ख़ास ध्यान रखना चाहिए मकान मालिक को भी और किराएदार को भी, क्योंकि आपसी इत्तेहाद, आपसी यकीन से ही ये चीज़ आगे चलती है। जी बेशक बेशक है ना साहब। मैंने पहले भी कहा था कि भाई ये लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मालिक वो होता है उस प्रॉपर्टी का जो रेंट पे दे रहा है मकान अपना। तो मेंटेनेंस जितना अच्छा रहेगा उतनी किराएदार के लिए भी आफियत है, ताकि किराएदार ये परेशान ना हो, उसको तंग ना, किसी तरह की परेशानी ना आए, और बार बार ये शिकायत करने का मौका ना मिले कि भाई आप शिकायत वो कर रहा है कि ये ख़राब है, नल ख़राब है, बाथरूम के ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है। तो ये मकान मालिक को भी ध्यान देना होगा कि प्रॉपर्टी प्रॉपर कंडीशन में रहे, टेनेंट को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसीलिए टेनेंट, फिर लैंडलॉर्ड और टेनेंट में डिस्प्यूट तभी होता है जब ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहेंगी। तो ये मकान मालिक की जिम्मेदारी है कि प्रॉपर मेंटेन करे अपने मकान को, बाहर से जो भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। बाकी माइनर तो छोटे छोटे वो तो टेनेंट करना है, जो वो प्रॉब्लम्स खुद वो दूर कर लेगा। इसलिए इसमें कोई और कॉर्डियल रिलेशन आपस में बना रहेगा। तो मान लिया अगर 11 महीने का एग्रीमेंट है, किसी कोई 3 साल का एग्रीमेंट कराता है, तो वो पीरियड एक्सटेंड फिर करेगा। उसको अगर सेटिस्फाई है कि हाँ मैं इस मकान में सेफ हूँ और ये मेरे लिए अच्छा है, मेरी फैमिली के लिए अच्छा है, तो वो अगले जो 11 महीने का जैसे एग्रीमेंट है 3 साल का, फर्दर 3 साल के लिए एक्सटेंड करेगा, फर्दर 11 मंथ्स के लिए एक्सटेंड करेगा। और इस तरह से कई साल देखा गया है कि 10-10 साल टेनेंट रहते हैं मकान में, अगर मकान मालिक के साथ रिश्ते अच्छे बने हुए हैं। जी बिल्कुल। तो और चलिए अब हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो, मुन्ना अहमद पंडावानी से बोल रहा हूँ सर, उड़ीसा से। क्या है कि हमारा 100 हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर था, उसके ऊपर में हम लोग डेथ रिपोर्ट उनको दे दिए थे, और अभी सब्स्टिट्यूशन करने के लिए उनका लड़का को दिया जा रहा है। तो उसके बाद वो पावर ऑफ अटर्नी मुझे दे सकता है क्या ऑन बिहाफ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो पूछना था। और अभी सब्स्टिट्यूशन जी वकील साहब तक शायद आपकी आवाज़ जो है ठीक से नहीं पहुंची है। वकील साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया इन्होंने क्या किया, आवाज़ इनकी बिल्कुल नहीं आ रही है। जी आप अपना सवाल दोबारा कर सकते हैं सर। टीवी की आवाज़ जो कि आपकी है, इस वजह से आपकी बात जो है वकील साहब तक नहीं पहुंच पा रही। पहले बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद करिए। हाँ कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। अपना सवाल दोहराइए। इनका टीवी खुद अभी भी चल रहा है। चलिए, हमें मजबूरन ये कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी। बार बार मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप जब हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें, ताकि आपकी बात वकील साहब तक पहुँच जाए और वक्त ख़राब ना हो। बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 हेलो,
तो चलिए नाज़रीन, लगातार हमारे कॉल्स का सिलसिला जारी है, लेकिन थोड़ी सी बस आपको अलर्टनेस दिखानी है। जब हमसे बात करें तो टीवी का वॉल्यूम जो है बराए मेहरबानी बंद कर दें। चलिए वकील साहब, हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, मकान मालिकों के ताल्लुक़ से है। अक्सर हमने भी देखा है कि हमारे मुल्क में ही अगर हम देखें तो बहुत सारी, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि खाली पड़ी हैं। कहीं ना कहीं उसमें डर है कि अगर हमने किसी को दिया, कहीं वो हत्या न ले, कहीं वो उस पर कब्ज़ा न कर ले। इसी वजह से जो बहुत सारे मकान मालिक हैं वो अपनी प्रॉपर्टी, या मान लीजिए ज़मीन का टुकड़ा है, अपना दुकान है, रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल, ये तमाम चीज़ें देने से डरते हैं। मैडम, ये मकसद ही इस मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 आने का मकसद ही यही है कि यहाँ दिल्ली में करोड़ों मकान खाली पड़े हैं, खाली फ्लैट्स पड़े हैं। जी जी। दिल्ली, फिर पास में जो NCR रीजन में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसीलिए ये जो रजिस्टर का प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड अपना अगर दे रहा है किसी टेनेंट को, तो वो रजिस्टर है, उसके सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। बाद में टेनेंट ये डिनाई नहीं कर सकता कि हम इसके ये लैंडलॉर्ड नहीं है। जनरली पहले क्या होता था, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो टेनेंट की, अगर कोई मालिक हमारे इंडिया में नहीं है, कहीं बाहर है, बहुत से NRIs हैं जो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में जी, और अपनी प्रॉपर्टी देने चाहते हैं, और खाली का इसलिए रहते कि वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दें किसी को मकान और वो काबिज हो जाए उस पर। एक तो जहन में उनके ये डर है, इसलिए वो नहीं देते हैं। तो ये टेनेंसी एक्ट 2021 लाने का मकसद ही यही है कि सारी डिटेल्स ये रजिस्टर हो जाए, और इसमें जो मैंने कहा कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा जी, और उससे ये पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है या इसके मालिक अजहर साहब हैं, अत्थर साहब हैं, या और रहमान साहब हैं। और टेनेंट की भी चूंकि उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है, इसलिए कोई जी बिल्कुल, ये तो काफी कारआमद और मुफीद है ये एक्ट, और इस पर लगातार हमारी बातचीत जारी है। चलिए अब हम एक कॉलर से बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो हेलो, यस मैडम जी, आप अपना नाम बताइए, सवाल करिए। शब्बीर मियाँ शेख, बॉम्बे से बोल रहा हूँ मैं, काकीना का। जी, सवाल करिए। अच्छा, मेरा क्या है, मुंबई में वो घर है एक चौल में, उसमें टैक्स के लिए गए तो इसमें ऑफिस में होता नहीं काम, और टैक्स के लिए कैसा करना पड़ेगा? हाँ, टैक्स के लिए मैंने कहा कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। सेल्फ असेसमेंट का प्रोविज़न है प्रॉपर्टी टैक्स में। जब आप जाएंगे, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खोली, उसमें साइट दी हुई होगी, उस पर जा कर के आप अपना प्रॉपर्टी रजिस्टर करके प्रॉपर्टी टैक्स दे सकते हैं। जो भी प्रॉपर्टी का एरिया है उसकी सारी डिटेल्स दें, अपनी डिटेल्स दें, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी कि हाँ आप साल भर का टैक्स इतना देना है, तो आप प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन पे कर सकते हो। आपको ऑफिस जाके धक्के खाने की या किसी को ब्लैक मनी देने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ईजी बना दिया गया है। जी बिल्कुल, चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए और सवाल करिए सर। अभी बोला ना मामा जी, बताइए। मेरा सफदर है जी, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ मैं जी। हेलो, सवाल बताइए बराए मेहरबानी। मैं फ्लैट खरीदा हूँ जी, उसको 2 फ्लोर तक परमिशन है, ऊपर के परमिशन नहीं है, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर 5th फ्लोर जी। तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ वो कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, तो वो क्या करना उसमें? बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए जी। वकील साहब, सफदर साहब हैं हैदराबाद से। हाँ, इन्होंने खाली ये मुझे समझ में आया कि इन्होंने कहा कि इन्होंने कोई फ्लैट खरीदा है, उस पे वो 3rd फ्लोर बना हुआ, बाकी में मुझे समझ में नहीं आया कि 2 फ्लोर बनाने की इनको परमिशन दी गई है जी। उसी चीज़ को मैं आपके सामने एक बार फिर से आसान थोड़ा सा कर देती हूँ। 2 फ्लोर बनाने की इन्हें इजाज़त मिल गई है, बाकी ये फ्लोर बनाना चाहते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन या जो भी कानूनी कार्रवाई है वो नहीं हो रही है, तो ये क्या करें? नहीं, ये लिखित रूप से दे सकते। पहले तो आप इनको देखना पड़ेगा जो म्यूनिसिपल लॉज है, वहाँ बाई लॉज होते हैं, उसमें कहाँ तक की परमिशन है और कितनी हाइट तक बना सकते हैं। अगर इनको 2 फ्लोर का परमिशन मिली हुई और बनाना चाहते हैं तो ही कैन फाइल ए पिटीशन बिफोर द कंसर्न अथॉरिटी कि भाई हम इसके ऊपर बनाना चाहते हैं। हमारी जो कि ये अगर मकान बना रहे, इन्होंने नक्शा पास कराया होगा कॉर्पोरेशन से,
ये वहाँ एक रिटर्न दे कि भाई हम इससे ऊपर बनाना चाहते हैं, हमको परमिशन दिया जाए। परमिशन मिल जाती है तो ये बना सकते हैं, यू कैन प्रोसीड। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इनके सवाल का जवाब देने के लिए। और चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो। हाँ, बात करा जी। जी वकील साहब तक आपकी आवाज़ जा रही है। अपना नाम बताइए, सवाल करिए, कहाँ से कॉल किया, और टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। हाँ, बिल्कुल से जम्मू कश्मीर से। जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दें, उसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। बिल्कुल बंद जी, है। सवाल करिए सर। हाँ, मेरा सवाल यह है कि मेरा डैडी जो है जी, उसने अपने भाई से मकान लिया है आज से 10-20 साल पहले। तो उसका वो मर गया तो उसका बेटा उसी में बैठा हुआ है, वो नहीं निकलता है। कागज मेरे पास है, प्रूफ मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। अब जो वकील साहब के मैं पास जाता, वो बोलता है 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा। अब मैं क्या करूँगा? मैं वकील साहब से वही कहना चाहता हूँ। जी वकील साहब, आपने नहीं है ना साहब, आप जरा क्वेश्चन रिपीट करके, इनकी आवाज़ जरा क्लियर नहीं थी। जी, एक प्रॉपर्टी की ये बात कर रहे हैं जो 10-20 साल पहले जो है इनके नाम हो चुकी थी, कागजात भी हैं, लेकिन किसी और ने उस पर कब्जा कर रखा है। अब ये क्या करें? ये कोर्ट जा सकते हैं, इविक्शन सूट साइन कहते हैं। प्रॉपर्टी के मालिक ये हैं। जी, कागजात इनके पास हैं। हाँ, तो ये तो कोर्ट में जा करके केस करें, टाइटल सूट फाइल करें इनके ऊपर। तो ये इविक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। अगर रेंट पे होते हैं और वो कब्जा कर लिया है मकान, तो कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जाने से इनको कोई नहीं रोक सकता, इनका राइट है जाना कोर्ट। जी बिल्कुल, तो ये अपने जहाँ पर भी ये रहते हैं वहाँ अपने वकील से ये राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस सवाल के जवाब देने के लिए। बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो। जी, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मेरा नाम शफी है। जी शफी साहब, जी, सवाल करिए अपना। मैं फ्लैट खरीदा हूँ जी, और वो जो बनाए उन्होंने 2 फ्लोर तक परमिशन लिए। ऊपर मैं 5th फ्लोर पे खरीदा, तो परमिशन है तो 2nd फ्लोर तक ही, 3rd फ्लोर तक ही। आपसे छोटा सवाल करना चाहूंगी। आपने उस वक्त कागजात में नहीं देखा था जब आपने ये प्रॉपर्टी ली थी, तब आपने नहीं इंक्वायरी की थी? देखे थे, मगर वो मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर नहीं पूछा। मैं वो हमारे जान पहचान के थे, उन्होंने बोले हो जाता बोले, तो मैं लिया वो। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए वकील साहब, इस तरह के भी हमारे नाजरीन हैं जो कि प्रॉपर्टी लेते हैं लेकिन उसके बारे में छानबीन नहीं लेते और फिर इस तरह से उन्हें परेशान होना पड़ता है। जी, यही अलमिया, यही बदकिस्मती है। हमारे यहाँ के लोग प्रॉपर्टी तो खरीद लेते हैं, पैसे होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी पता नहीं करते कि प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन है, नौयत क्या है, मालिक कौन है, प्रॉपर्टी कहाँ, अगर 2nd फ्लोर तक परमिट है तो ऊपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, बाय लॉस क्या कहता है, ये डीप में लोग जाते नहीं है। इसीलिए अननेसेसरी ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हमारे यहाँ, इसीलिए सिविल केसेस भी बढ़ रहे हैं ज़्यादा। लोगों की नामालूमात की वजह से जी ये प्रॉब्लम आती हैं और बाद में फेस करते हैं। पैसा दे देते हैं, बेचने वाला पैसा लेके निकल जाता है, फिर ये भागते रहते हैं, पेपर कंप्लीट नहीं होता, ये मसला होता है। चलिए अब बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो। हाँ, अब्दुल भाई लखनऊ बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल करिए, वकील साहब मौजूद हैं। हाँ वकील साहब, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है, बॉम्बे में उनका फ्लैट है और उनके मतलब मिसेज और उनके दोनों के नाम से वो फ्लैट था, समझ जी। सवाल करिए, आगे बोलिए। दोनों मतलब मियाँ बीवी दोनों के नाम से वो था और उनका इंतकाल हो गया यही कोरोना में, फरवरी में। तो वो अब वो उनकी बीवी उस फ्लैट को बेचना चाहती, बेच सकती है कि नहीं? वकील साहब कुछ बेच सकती है। उनकी वाइफ थी ना, उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, आप यही पूछ रहे हैं ना? दोनों का ज्वाइंट था भाई, ज्वाइंट था तो वो बेच सकते हैं। हस्बैंड के तो इंतकाल हो गया, वो बेच सकती है प्रॉपर्टी। नहीं, वहाँ जो प्रॉपर्टी उसके वो जो सेक्रेटरी हैं वो बोलते हैं ऐसा नहीं बेच सकते, उसको चेंज कराना पड़ेगा नाम। क्या कराना पड़ेगा?
नाम उसमें तब कैसे कागज बनाना पड़ेगा? जी, मैं बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, इनका मकसद ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि 2 जॉइंट लोग थे जिनके नाम पे था, एक की इसमें डेथ हो गई है, तो क्या दूसरा उसमें खरीदो फरोख्त कर सकता है? हालांकि इसमें कानूनी तौर पर क्या है ये देखनी है ना साहब, प्रॉपर्टी किस इसमें है वो देखना पड़ेगा। सोसाइटी की है, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, उन्होंने अपना मकान बना करके ये किया था या फ्लैट थे, वो पोजीशन अगर सोसाइटी की है तो सोसाइटी के परमिशन लेनी होती है। जैसा कि मुझे लगा कि ये बता रहे हैं किसी सोसाइटी में लिया था, वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं शायद। जी हाँ, तो जो प्रोसीजर होगा वो उनको देखना पड़ेगा, वो उसको फुलफिल करके बेच सकते हैं, उसमें रोक कोई नहीं सकता, क्योंकि मरने के बाद तो वाइफ मालिक हो जाती है। जी बिल्कुल, उन्हें अपने जो वकील हैं उनसे मशवरा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। और नाज़रीन, यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। प्रोग्राम वकील साहब में वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट अजहर आलम साहब। अजहर आलम साहब, लगातार हम बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रॉपर्टी के ताल्लुक़ से लोग आज भी उनके पास मालूमात नहीं है, वो पूरी तरह से जानकारी हासिल नहीं करते। हम यहाँ आपसे छोटी सी एक बात ये जानना चाहेंगे कि अगर हमें प्रॉपर्टी ख़रीदना है तो हमें किन ख़ास बातों का मोटे तौर पर ध्यान रखना चाहिए, मुख्तसर तौर पर? साहब, ये मैंने पहले भी कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले आप उनके डॉक्यूमेंट्स देखें, प्रॉपर्टी के चेन्स देखें कि इसके मालिक कौन था, उससे पहले उसका मालिक कौन था, 3-4 चैन कम से कम होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी की क्या सूरत हाल है। वो प्रॉपर्टी कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में भी लोग चेंजेस कर देते हैं अगर उसमें पहले, और ये ज़्यादा मसले आते हैं जहाँ अनऑथराइज कॉलोनी है, जहाँ प्रॉपर्टी ये रजिस्टर्ड नहीं होती है या सिर्फ जीपीए पे चलता है। जी, होता क्या है कि प्रॉपर्टी उसमें अगर पहले ऑनर ने लिया कि कार पार्किंग विथ कार पार्किंग, फ्लैट विथ कार पार्किंग लिख दिया, चूंकि उसमें वो डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर है नहीं, कोई चेक करने नहीं जा रहा है। बाद में क्या होता है, अगर वो बेचे किसी को प्रॉपर्टी, तो कभी कभी क्या होता है, दूसरे बंदे ने जिसने लिया उसमें विथ कार पार्किंग कर दिया। अगर कार पार्किंग नहीं है तो ये मसले होते हैं बेच के चले जाने पे। तो इसमें वो आपको पता करना होगा, ड्यू डिलीजेंस लगाना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी आसपास के लोगों से पूछिए कि भाई इसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, उनके कागजात देखें, कागजात के चैन देखें कि कहाँ तक इसका ओरिजिनल ऑनर कौन था, बाद में किसने ख़रीदा। प्रॉपर्टी अगर बहुत पुरानी है और अगर किसी एरिया में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है तो आप रजिस्ट्री ऑफिस से पता कर सकते हैं जी कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कौन इसका मालिक है। आजकल बहुत ईजी हो गया है। जी बिल्कुल। और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक कॉलर से। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और सवाल करिए। मेरा नाम ज़हूर अहमद है, मैं कश्मीर से हूँ। जी, सवाल करिए सर। मेरा सवाल पर्टेनिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी है। हमारी एक कॉलोनी है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अलॉटमेंट के सिवा हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ हमें इस लैंड पर, इस घर पर न स्टेट सब्जेक्ट मिलती है, न कोई बैंक लोन मिलता है। हम इसका कौन सा कानून के जरिए मुतबादिल निकाल सकते हैं? 40 सालों से हमने यहाँ पर घर बनाए हैं, लेकिन मुझे लगता है राइट टू प्रॉपर्टी हमें है नहीं, क्योंकि राशन कार्ड है, बिजली है, बिजली की बिल्स आते हैं, लेकिन लैंड अभी तक हमें अलॉट नहीं हुई है। हम मालिकाना हुकूक इसके आज तक कभी मिले ही नहीं है। इस सिलसिले में हम क्या कानूनी चाराजोई कर सकते हैं? वकील साहब से पूछना चाहता हूं। ज़हूर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से अपना सवाल वकील साहब के सामने रखा है। आपने बहुत ही आसान अल्फाज में बहुत मुख्तसर अपना सवाल किया और आपका सवाल पूरी तरह से हमारे वकील साहब तक पहुंच गया। बहुत बहुत हम आपका इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जी वकील साहब, इसका जवाब चाहेंगे? जी, मैं ज़हूर साहब से ये कहूँगा कि अगर ये कह रहे हैं कि 30 साल और 40 साल से प्रॉपर्टी में ये काबिज हैं, लेकिन मालिकाना हक नहीं मिला है, तो ये तो भाई, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में 12 साल से ऊपर रह गए हैं तो आपकी एडवर्स पोजीशन हो जाती है जी, आपको हटाया नहीं जा सकता। आप क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में जा करके,
और अगर मालिकाना हक क्यों नहीं दिया जा रहा है वो तो वहाँ के देखने पड़ेंगे, क्या एक्ट है, ज़मीन कहाँ पे है, किस एरिया में है, कानून क्या कहता है, वो देखना पड़ेगा। और आपने कभी अप्रोच किया कि नहीं अथॉरिटी को कि भाई हमें हमारी अलॉट की जाए? वकील साहब ये किसी कॉलोनी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, कॉलोनी की अगर बात करें तो इसका मतलब बहुत लोग होंगे वहाँ पर। सोसाइटी ने गवर्नमेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन दिया कि हम इतने साल से हमारी ये सोसाइटी है, ये रजिस्टर नहीं हो पा रही है या अलॉट नहीं हो पा रही है, या इसमें क्या कानूनी दावपेच है या क्या मसला है, कुछ तो वजह होगी जो सरकार ने अभी तक नहीं की। जी, तो इन्हें अपने मकामी जो वकील हैं, लोकल जो एडवोकेट हैं, उनसे राब्ता जरूर करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना इनका जवाब दिया। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं। वहाँ के लोकल लॉज क्या कहते हैं वो देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या उनके जो प्रॉपर्टी के कानून है क्या है, उसको वहाँ लोकल लॉज देखना पड़ेगा कि क्या है उसके हिसाब से। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी आवाज़ बिल्कुल हम तक नहीं आ रही है। तो नाज़रीन, लगातार हमारा ये प्रोग्राम जारी है। हमारे नंबर भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें जब कॉल करें अपने टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, तो लगता है कि किसी वजह से हम है। तो क्या ऐसी सूरत में मकान मालिक उनका बिजली और पानी जो बुनियादी चीज़ें हैं, क्या ये काट सकता है? इसका हक है? नहीं मैडम, देखिए कोई भी चीज़ सहूलत से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मकान मालिक पानी बिजली काटता है तो वो टेनेंट फिर कोर्ट पे जाएगा रिस्टोरेशन के लिए, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहें तो उससे सहूलत से ही, कोई वजह होनी चाहिए। मकान मालिक किस बिना पर काटे ये भी देखना है कि अगर उसने रेंट नहीं दिया, 2 महीने डिफ़ॉल्टर है। जनरली ये है कि अगर 2 महीने तक वो कंसेक्यूटिव नहीं देता है तब आप जा सकते हैं, उसको आप रेंट कंट्रोलर के यहाँ जा सकते हैं, वहाँ केस करें। पानी बिजली काटना मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं कि आप पानी बिजली तो बहुत नेसेसिटी है आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी है कोर्ट के ज़रिए जा करके आप वहाँ कर सकते हैं, मसले को हल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मैम, मैं नूरुल इस्लाम बात कर रहा हूँ गुलबर्गा से। जी सर। सर, मेरा एक प्रॉपर्टी के सिलसिले, डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में सवाल था डॉक्टर एडवोकेट सर से। सवाल करिए। मैम, हम 5 बहनें हैं और एक भाई हूँ जी। तो फादर की प्रॉपर्टी में हम 6 हिस्से करेंगे या फिर मोहम्मदीन लॉ के मुताबिक प्रॉपर्टी के 87.5% जो है मर्द को और औरत को जो है 12.5% में 5 बहनों को बांटना पड़ेगा, या हम 2005 के एक्ट के मुताबिक डिवाइडेड बाई 6 करेंगे? जी, आप इस्लामी शरीयत की बात कर रहे हैं? हाँ, इस्लामिक और जो अभी जो कानून है उस हिसाब से भी। मैम जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और आपका सवाल हमारे वकील साहब तक पहुंच गया। जी वकील साहब। नहीं, हमारे मुस्लिम लॉ में तो है ही कि भाई इनहेरिटेंस लॉ है, बाज़ाब्ता मर जाने पे किसको कितने शेयर मिलेंगे स्पेसिफिक डिफाइंड है। अगर लड़की है तो 2 लड़की का हिस्सा 1 लड़के के बराबर है। अगर लड़के को 1 मिलता है तो 2 लड़की को मिलेगा। तो जितने भी भाई बहन है जो शेयर बनता है एज पर द इनहेरिटेंस लॉ जो मुस्लिम हमारा कहता है उसके हिसाब से वो शेयर 5 भाई और 1 बहन इन्होंने बताया है। जी जी, तो अकॉर्डिंगली जो भी प्रॉपर्टी है उस हिसाब से वो डिवाइड हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर खान है, अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ मैं। जी बताइए। मुझे वकील साहब से ये अर्ज करना, मालूम करना था कि जैसे मैंने अपनी एक शॉप खरीदी अलीगढ़ में। जी जी। एक ऑथराइज्ड कॉलोनी है उसके अंदर, और एग्रीमेंट उसी वक्त हो गया था कि 2 साल के अंदर जो बाकी रकम है
वो हमें अदा कर दें। शुरू में हमने 1 लाख चेक से दे दिया और कुछ पैसे हमने उन्हें किस्तों में जैसे तय हुआ था एग्रीमेंट में 50,000 उस एतबार से हमने उनको दे दिया। वो स्लिप हमें पकड़ा दिया करते थे, पर्ची जी जी जी, जो उनकी एक रसीद होती है, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। लास्ट वाली स्लिप पर उन्होंने लिख के दे दिया हमको कि आपकी पेमेंट सारी आ गई और आपके पास कोई बकाया नहीं है, वो सब हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब हम उनसे कहते हैं कि हमारा ये एग्रीमेंट करिए, मतलब वो रजिस्ट्री, क्योंकि 1 साल या 2 साल तक मेरे पास रजिस्ट्री के पैसे नहीं थे। मैं मिनिमम 2 साल तक नहीं करा सका मजबूरी के तहत। अब मैं चाहता हूँ कि वो उसकी रजिस्ट्री हो जाए, तो मैं उस 2 साल के बाद से लगातार कहता रहा। जो ऑनर हैं या उनके केयर टेकर हैं, हमेशा जब भी हम जाते हैं उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनका कहना ये है कि आप जो हैं पैसे दोबारा से हमें दीजिए बाय चेक, और बाय चेक देंगे तो वो धीरे धीरे फिर वो हमें शो करेगा, तभी रजिस्ट्री हो सकती है। तो हमने कहा हमारे पास तो इतना कैश है नहीं बिल्कुल कि हम उसको दोबारा से पैसे आपको दें और चेक के जरिए जैसे भी। तो वो आए दिन यही बात हमेशा सामने आती है कि चेक के जरिए पैसे अब लिए जा रहे हैं। और कितने अरसा पहले की बात है ये बताएंगे आप, जो आपने आखिरी अपना चेक दिया? जी, हमने 2010 में हमने ये प्रॉपर्टी यानी एक शॉप खरीदी थी जी, अपार्टमेंट के नीचे जो 4 शॉप है उनमें से एक, जी जी, 4 लाख समथिंग की। नहीं, आखिरी चेक आपने जब दिया था वो कितना अरसा पहले दिया था? वो जो टाइम था पीरियड 2 साल का, 2010 में खरीदी थी और 12 तक हमने सारे पैसे 2 साल के अंदर दे दिए थे। और आपको अभी तक रजिस्ट्री नहीं मिली है? रजिस्ट्री नहीं हुई। रजिस्ट्री के लिए जब भी हम उनसे कहते हैं, 2 साल तक मैं नहीं करा सका क्योंकि मेरे पास रजिस्ट्री के पैसे नहीं थे। जी जी, आपकी बात आपकी बात वकील साहब तक पहुंच गई है। जी वकील साहब। नहीं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो शॉप आपकी पोजीशन में तो है, वो शॉप की नौयत क्या है, पोजीशन में है आपके? जी, पोजीशन में है। मैं उसके अंदर ऑफिस चलाता हूँ एक अच्छा खासा बैठकर, और रेगुलर उसमें बैठता हूँ मेरे। नहीं तो आप में कोई, जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो उस वक्त रजिस्ट्री आपके पास चूंकि पैसे नहीं थे इसलिए आपने रजिस्ट्री नहीं कराई, अब आप कराना चाह रहे हैं? रजिस्ट्री नहीं करवा पाया था 2 साल तक क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं। मैंने उनसे कहा था जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे रजिस्ट्री के मैं करा लूंगा। और 2 साल के बाद जब मैंने कहना शुरू किया तो उनका कहना ये है कि ताहिर साहब वो अब रूल उसूल बन गए, चेंज हो गए गवर्नमेंट के, उसमें शो करना होता पैसा चेक का। आप चेक के जरिए पूरे पैसे फिर से 50-50 हज़ार रुपए हमें दे दीजिए और पूरे जब पैसे 4.5 लाख फिर से आ जाएंगे हमारे पास तो हम आपको इसमें आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल सकते हैं कोर्ट में जाकर के कि हमारे भी जैसे ये हुआ था, हमने ये शॉप खरीदी थी, अब ये रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, आप कोर्ट चले जाएं। जी ताहिर साहब, तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। फौरी तौर पर कोर्ट से रुजू करें, वहाँ पर जो वकील हैं अलीगढ़ में आप उनसे रुजू करें, आपके मसले का हल ज़रूर आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और नाज़रीन, वकील साहब हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील एडवोकेट अजहर आलम साहब। अजहर आलम साहब, कॉल्स का सिलसिला तो लगातार जारी है। यहाँ पर हमारे पास हमें एक सवाल आया था, हमारे एक नाज़रीन जानना चाहते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी बेहद कम किराए पर है और 2 या 3 दहाइयों से मिनिमम रेंट पर दे रखा है उन्होंने, तो क्या इस एक्ट में उसके लिए कुछ ख़ास दिया गया है? देखिए मैम, ये अभी एक्ट आया, ये अभी इन्फोर्स जब होगा, ऐसे आप अगर उनको लगता है कि हमारी रेंट कम है तो एनहेंसमेंट ऑफ रेंट के लिए रेंट कंट्रोलर के पास जा सकते हैं। जी, देयर इज अ प्रोविजन। जी जी। और उन्होंने रेंट कितने साल का था रिन्यू कराया तो उसमें उन्होंने बताया कि भाई अब रेंट बढ़ेगा, क्योंकि वो तो बढ़ा सकते हैं रेंट, अगर उसमें एग्रीमेंट में लिखा था कि हर साल 10% बढ़ेगा या इस तरह की कंडीशंस हैं तो वो जा सकते हैं। और अगर वो नहीं बढ़ा रहा है तो उसके लिए कोर्ट जाए, वो कंट्रोलर के पास, रेंट कंट्रोलर के पास जाए, वहाँ फाइल करें कि भाई हमारी बहुत कम रेंट है, इसको बढ़ाया जाए। तो कोर्ट अगर को लगेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी किसी अच्छे एरिया में है जहाँ इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, रेंट ये होना चाहिए, वो रेंट फिक्स कर देगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करें, कोशिश करते हैं कॉलर से। हेलो हेलो। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और सवाल करिए। जी हाँ, मैं गुड्डी बोल रही हूँ। अपना सवाल करिए। जी जी, मुझे वकील साहब से ये सवाल करना था कि
मेरे हस्बैंड ने 2006 में दुकान ली थी जी, और वो दुकान उन्होंने मेरे नाम की थी जी, लेकिन 2015 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई जी। अब उनके एक भाई उनके साथ नौकरी के तौर पे रहता था, या समझ लीजिए वो काम करते थे उनके साथ। अब उनके गुजरने के बाद मैंने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसको थोड़ा सा सोने का हिस्सा मैं दे दूंगी, और जो हमारे पास कर्जदारी है कुछ पैसा ये देगा, कुछ मैं दूंगी, कर्जदारी खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी तो मुझे भी साथ में नहीं लेके जाना, ना मेरे हस्बैंड लेकर गए। अब वो उन्होंने बस एक बार जब बैंक से हमें, बैंक की हमारी 10 लाख की लिमिट थी तो उसमें हमें पैसा जमा करना था, क्योंकि दुकान में बैंक से ताले लगाने के ऑर्डर आ गए थे। तो उन्होंने, मैंने जब उनको फोन किया, मेरे पास पैसा नहीं था, उन्होंने 4,12,000 रुपए जमा कर दिए। लेकिन उन्होंने वो सब अपने पास फोटो कॉपी, चेक की, चेक से पेमेंट की, उस सब फोटो कॉपी सब अपने पास रख ली। अब वो ना तो पैसा दे रहे हैं और ना ही मतलब वो ऐसे हो गए हैं जो कि हम मालिक हैं, मतलब कोई वो नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे 3 बच्चे हैं मेरे, तो मेरी एक बेटी है, 2 बेटे हैं, तो मैं तो चाह रही हूँ कि मेरे तीनों बच्चों की ये प्रॉपर्टी हो, घर भी मेरे नाम है, दुकान भी मेरे। अब उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इनका बुरा करना नहीं चाह सकती, तो अब ये बताइए मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब वकील साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, आप मैडम मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके, अगर आप कह रहे हैं कि आपके नाम से खरीदी तो प्रॉपर्टी के मालिक तो आप हुई। अगर आपके वो देवर हैं, देवर बताया शायद आपने जी, तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकती हैं। आप मालिक हैं तो आप उसके लिए कहिए कि भाई खाली करें, अगर वो पोजीशन में है तो उनको कोर्ट खाली करने के लिए कहेगा, डायरेक्शन देगा। क्योंकि मालिक हैं तो आप, डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास है ना ओरिजिनल दुकान के। जी, तो बेहतर होगा कि अपने आसपास जो वकील हैं उनसे ये फौरी तौर पर राब्ता करें और उन्हीं से अब ये मज़ीद आगे पेशरफ्त कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, तो नाज़रीन लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वकील साहब। वकील साहब, अब चूँकि वक्त हमें ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है, एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहेंगे। मान लीजिए किराएदार है, उसने एक मकान, एक दुकान ले ली और वो उसकी दुकान चलने भी लगी और उन्होंने सेट भी कर लिया कि अचानक मकान मालिक जो हैं वो उनसे खाली करवाने की बात करते हैं, तो फिर इस सूरत में क्या कुछ कानून की तरफ से किराएदार को क्या कुछ सहूलत है, कोई किसी तरह की उसको हिफाजत? मैडम यही मैंने कहा, अगर कोई किराएदार कॉमर्शियल अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दे रहा है, उसी हिसाब से वो एग्रीमेंट कराए, 3 साल का कम से कम कराए, उसको रजिस्टर का। अब जो एज़ पर दिस एक्ट, जो नया एक्ट आया है उसके हिसाब से वो रजिस्टर कराए, उसमें वो सेफ रहेगा जी। और 3 साल के बाद वो फिर एक्सटेंड कराता जाएगा, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस अगर किसी का जम गया तो वो खाली भी नहीं कर, और न लैंडलॉर्ड उसको खाली करने के लिए कह सकता है। जी जी, जो भी एग्रीमेंट, इसीलिए ये एग्रीमेंट्स रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न लाया गया है, सारी डिटेल्स होंगी, कितने रेंट होंगे। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के हैं तो 6 महीने का उनको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी और वो प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी। उसके बाद इस तरीके खाली कराने के लिए ये है कि 6 महीने के नोटिस देनी पड़ेगी एज़ पर दिस एक्ट। 6 महीने पहले अगर आपको मकान खाली कराना तो एटलीस्ट 6 महीने का आपको नोटिस देना है किराएदार को। जी बिल्कुल, और इसी पर लगातार हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। वक्त अब हमें इजाज़त नहीं देता वकील साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपना इतना कीमती टाइम हमारे जो नाजरीन हैं उनको दिया। तो नाजरीन, आज के वकील साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट अजहर आलम साहब, और अब प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।